हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी बाय पाटिल में। स्टूडेंट, आप सभी जानते हो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हमने भाग 1 भाग 2 को कवर किया है। हमारा भाग 3 चल रहा है, जिसमें हमने आधे आर्टिकल को कवर किया था। आधे आज जितने भी बचे हुए आर्टिकल है उसे आज पूरी क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, आपको सीरीज कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी भाग 3 को। ओके, भाग तीन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे, जो है 25 से 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जिसमें 25 कहता है कि धर्म को मानने प्रचार प्रचार करने की स्वतंत्रता है। देखिए, क्योंकि हमारे हमारे जो इंडिया में काफ़ी सारे धर्म है, तो इसमें कहा गया है कि आपको अपने अकॉर्डिंग धर्म को मानना है, उसका प्रचार प्रचार करना है, लेकिन किसी के साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ओके, तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि धर्म को मानिए और उसका प्रचार प्रचार करिए अपनी स्वेच्छा के साथ में। अगर किसी के साथ में अगर से जोर ज़बरदस्ती के साथ में धर्मांतरण किया जाता है, तो एक दंडनीय अपराध के तहत वह माना जाएगा। ओके, तो ये नहीं किया जा सकता है, किसी को जबरदस्ती कोई धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। ओके, तो आर्टिकल आर्टिकल 25 में धर्म को मानने प्रचार प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। ओके, आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 हमें दिखाई देगा कि धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, आपको धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करना है, जिसमें कहा गया है कि जो संस्था है उसको चलाचल की स्वतंत्रता देता है कि किस प्रकार से उसे चलाना है, उसकी स्वतंत्रता देता है। जैसे कि किसी मंदिर में कोई पंडित पुजारी हो, तो उसे चलाने के लिए भी चलाचल की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के लिए कर से छूट दी गई है, कि किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए कर की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मंदिर बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसे संरक्षित किया जाता है। मतलब इस प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए कर से छूट की भी व्यवस्था आर्टिकल 27 में की गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों में शुल्क की व्यवस्था, क्योंकि अगर से श्रद्धालु जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे एक बेनिफिट होते चलता है कि कोई आता है। हम देखेंगे कि धार्मिक कार्यों के लिए कर जो धार्मिक कार्य है वहाँ पे काफ़ी सारे कर भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आप सभी जानते हो। धार्मिक कार्यों के लिए कर से छूट की व्यवस्था भी आर्टिकल 27 में की गई है। ओके, उसके बाद है कि शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। यहाँ पे क्या कहा है? एक नियंत्रण भी लगाया गया कि भैया जो शिक्षा का केंद्र है, स्कूल कॉलेजों में, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपको एक पर्पस के अनुसार ही किसी धर्म का प्रचार प्रचार किया जा रहा है और उसकी शिक्षा दी जा रही है। ओके, तो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रबंधन लगाया गया है कि किसी एक भी धर्म को लेकर आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाना ही है। ओके, वहाँ पे शिक्षा देनी चाहिए इसकी, तो ये इस पे नियंत्रण रखा गया। और ओके, तो वहीं पे हमने देख लिए, यहीं पे हमने देखे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखा 25 से 28 तक के। 28 तक के हमने इन्हें देख लिया, जिसमें 25 कहता है कि धर्म मानने का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 26 देता है कि धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, कि किस प्रकार से वहाँ पे हमें चलाचल की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक पुजारी के परपेक्स से हम जान सकते हैं कि उसे किसी व्यक्ति को पूजा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रबंधन का व्यवस्था करने के वहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ओके, तो वहीं पे 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए कर की छूट। यहाँ पे हमें कर व्यवस्था दिखाई देती है कि भैया धार्मिक कार्यों के लिए कर से छूट दी गई है, कि आपको कर देना है, आप दे सकते हो अपनी स्वेच्छा के अनुसार में दे सकते हो, किसी धार्मिक स्थानों पे दे सकते हो। ओके, इस प्रकार की वहाँ पे छूट दी गई है। ओके, उसके बाद है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। कहा गया है कि 28 कहता है कि भैया तुम शैक्षणिक स्तर पे अगर से धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो इस पे थोड़ा नियंत्रण रखिए आप। जो जो हमें सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही धर्म को मान के हमें वहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में हम 2 आर्टिकल को पढ़ेंगे, जिसमें 29 और 30 है। 29 और 30 हमें क्या दिखाई देता है कि 29 और 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति की रक्षा करना है। यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन होते हैं? आप सभी जानते हो, अल्पसंख्यक हमारे इंडिया में जैसे कि 6 धर्म को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें हो गया है
जिसमें हो गया है 6 धर्म हो गए, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ईसाई और और है ईसाई हो गए। मैंने कितने धर्म बोले हैं? जैसे कि बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसी, ईसाई ईसाई और सॉरी मैं थोड़ा क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। और भी तो इस प्रकार से छह छह धार्मिक धार्मिक जो 6 धर्म है उनकी रक्षा करने के लिए बात की गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा, उनकी सांस्कृतिक, उनकी उनकी लिपि वगैरह की इनकी सुरक्षा की बात की गई, क्योंकि क्या होता है कि उनकी जो भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा, हाँ सॉरी पंजाबी हो गए, पंजाबी जैसे कि पंजाबी हो गए तो उनकी जो एक अपनी लैंग्वेज है, ओके, तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, उसको संरक्षित करने की बात की गई है। फिर उनकी संस्कृति है, उनकी जैसे कि अलग अलग संस्कृति है, सभी जो क्या कह सकते हैं, जो धार्मिक धार्मिक चीजें जो धर्म है, जैसे कि बौद्ध धर्म है उनकी एक अलग संस्कृति, जैन धर्म की अपनी संस्कृति है, मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार की संस्कृति है। तो इन्हें अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार में उसका संरक्षित करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी अगर से कोई जैसे कि कोई अन्य अन्य धार्मिक लोग उनके अन्य धार्मिक लोग किसी और के धर्म की मतलब ऐसे आलोचना नहीं कर सकता है, मतलब किसी उनके उनके जो धार्मिक संस्कृति है उसको उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार की अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी संस्कृति की रक्षा करने की बात की गई है आर्टिकल 29 में। ओके, आर्टिकल 29 में इस प्रकार के प्रावधान दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। देखिए, अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक, क्योंकि क्या होता है अल्पसंख्यक में हमें जैन, बौद्धिस्ट, पारसी और पंजाबी, तो इनकी इनकी अपनी एक भाषा लिपि है, तो ये अपने अकॉर्डिंग स्कूल संचालित कर सकते हैं। मतलब एक रहता है कि अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे गवर्नमेंट से बोल सकते हैं कि हमें यहाँ स्कूल ये खोलना है, स्थापित करना है, कोई संस्था खोलनी है, तो ये शैक्षणिक स्तर पे अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। ओके, आर्टिकल 30 में यह प्रावधान किया गया है। ओके, अब इसमें देखेंगे कि हमने 30 तो पढ़ लिया, 29 30 पढ़ा है हमने। आर्टिकल 29 पढ़ा जिसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, वहीं पे फिर 30 है, वहां पे अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक स्तर पे उनके संरक्षण की बात की गई है। अब देखिए 31 हमारे मौलिक अधिकार में 31 भी हमें दिखाई दे, क्योंकि जो हम काउंटिंग के अनुसार चल रहे हैं तो 31 को भी जानना जरूरी है कि 31 क्या कहता है। यहाँ संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी 31 में। ओके, तो क्या होता था, काफी काफी सारे ऐसे विवाद होते थे संपत्ति के अधिकार को लेकर, जमींदारों को लेकर काफी सारे ऐसे विवाद होते थे, तो इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत में इसे क्या किया गया था, हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से। 44वें संविधान संशोधन के तहत में इसे हटा दिया गया था 1978 का। ओके, ये डेट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत में आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, क्योंकि क्या होता था काफी सारे विवाद होते थे, तो इसके चक्कर में इसे हटा दिया कि संपत्ति के अधिकार को। ओके, तो ये 31 में हमें यह दिखाई देता है। 31 आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 हमें संपत्ति के अधिकार को इनकी बात करते हुए दिखाई देता है। ओके, ठीक है। उसके बाद में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 हमें दिखाई देगा, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार है। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के तहत हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा किसने कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है संविधान की आत्मा किसने कहा गया था? B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया था कि ये जो तो 5 प्रकार की रिट जारी की गई थी इसके तहत में। आर्टिकल 32 के तहत क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट थी, जिसमें जिसमें बात कही गई थी कि जो गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा जाता है तो यह रिट जारी होती है। उस टाइम में ये अपनी चीज को पूछ सकता है कि भैया किस प्रकार से हमें हिरासत में लिया है, तो यहाँ पे बंदिशी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ये रिट जारी होती है। ओके, फिर है आदेश देना या परमादेश देना। दूसरी है आदेश देना या परमादेश देना। ओके, ये रिट है आदेश देना, परमादेश देना। इसमें कहा गया था जब कोई सरकारी अधिकारी संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभाती है तब यह रिट जारी होती है। ओके,
देखिए यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहती है कि किसी को बंदी बना लिया जबरदस्ती, तो हमें ये रिट जारी करेंगे। ओके, कि क्यों क्यों किया है इस प्रकार से। परमादेश, परमादेश में क्या गया है, जब कोई सरकारी आदमी संस्था द्वारा कानूनी कर्तव्य नहीं निभाता है। ओके, कोई कानूनी कर्तव्य नहीं निभाता है तो यह रिट तब जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने देखा, और परमादेश में देखा कि कोई कानूनी अधिकारी होता है जो अपने कानून के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो यह तब रिट जारी कर जाती है, बंदिशी प्रत्यक्षीकरण। ओके, फिर है फिर है रोक लगाना या उत्प्रेक्षण करना या रोक लगाना। ये एक रिट है रोक लगाना। ओके, तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को यह रिट जारी करती है कि जैसे कि कोई निचली अदालत है, निचली अदालत को गलत कार्रवाई से रोकती है। रोक लगाना यानी गलत कार्रवाई से रोकती है। जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट अगर से सुप्रीम कोर्ट को यह रिट जारी करती है कि देखो निचली अदालत कहेंगे तो ये गलत कार्रवाई को रोक लगाने से कार्रवाई करने से रोक लगाती है। रोक लगाना मतलब ये है अपने शब्द, उसके शब्दों में समझ में आता है रोक लगाना किस प्रकार से रोक लगाती है। ओके, उसके बाद है चौथी रिट है जांच हेतु। ओके, चौथी रिट कहती है जांच हेतु, बात करती है कि निचली अदालत गलत तरीके से फैसला लेती है। ओके, निचली अदालत अगर से गलत तरीके से फैसला लेती है यह अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है। ओके, कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ है ना जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला रद्द कर सकती है। जांच करने के टाइम ये क्या होता है कि देखो यहाँ पे हमें दो अदालतें दिखाई दे रही है, उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर से यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि अगर से कोई भी व्यक्ति अगर से जो निचली अदालत है वो अगर से गलत फैसला लेती है तो उस पर रोक लगाई जाती है, उसकी जांच की जाएगी और रोक लगा दी जाएगी। इस प्रकार की बात की गई है। फिर है पांचवी और लास्ट है अधिकार पुच्छ। हाँ, ओके, अधिकार पुच्छ में कहा गया है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठता है तो यह रिट जारी करे। अधिकार, देखो अधिकार से समझ में आ रहा है भैया किसी को अधिकार दिया गया है, मतलब कोई सरकारी आदमी हो गया तो अपने पद पे बैठा है। हाँ, ओके, उसको अपना अधिकार है, लेकिन वो अगर पद पे बैठा लेकिन वो गलत तरीके से, कोई अनजान व्यक्ति गलत तरीके से आके अगर से बैठता है या कोई कोई जैसे कि कोई गलत तरीके से जो इलीगल तरीके से अगर से अपने डॉक्यूमेंट पेश करके अगर से तो वो पद पे आसीन हो जाता है तो इस प्रकार के लिए उसमें अधिकार पुच्छ के माध्यम से यहाँ पे रिट जारी की जाती है। ओके, कि भैया तुम बैठे कैसे, इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई है। 5 प्रकार की रिट देख ली हमने, जिसमें हमने पहली देखी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हो गया है कि जैसे कि कोई गैर कानूनी रूप से अगर से किसी को हिरासत में लिया जाता है तो वहाँ पे रिट जारी की जाती है। दूसरी रिट क्या कहती है, परमादेश। यहाँ आदेश देना या परमादेश, जब कोई सरकारी अधिकारी संस्था अपना कर्तव्य नहीं निभाती है तो ये रिट जारी होती है। ओके, फिर है रोक लगाना। रोक लगाती है कि भैया जो निचली अदालत है गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। चौथी क्या कहेंगी, चौथी रिट कहती है जांच करना। यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर से गलत फैसला लिया जा रहा है तो यहाँ पे जांच की जाएगी। पांचवा है अधिकार पूछ। अधिकार पूछे कि कोई गलत व्यक्ति अगर से पद पर जाके बैठ रहा है तो उसके लिए रेट जारी की जाएगी। ओके, 5 प्रकार की रेट समझ में आई आपको। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया और 5 प्रकार की रेट को व्यक्त करता है। ओके, फिर है 32 के बाद में हम 33 देखेंगे। विशेष प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, 33 कहता है कि जो सरकारी आदमी है, यहाँ पे क्या है, सॉरी, जो संसद है, 33 कहता है संसद को अधिकार है कि सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रबंध प्रबंध लगा सके। मतलब यहाँ पे प्रबंधन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, अधिकार में प्रबंधन लगा सके। क्या होता है कि यहाँ पे जब सशस्त्र बल, यहाँ पे अगर से सशस्त्र बल अगर से लगा हुआ है, जैसे कि कोई सशस्त्र बल लगा हुआ है कोई हमारे देश में अगर से लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा कि नहीं भाई, मतलब इस टाइम में जैसे कि हमारे देश में कोई ऐसी चीजें चल रही हो जैसे कि कोई आतंकवादी हमला वगैरह हो गया है, यहाँ पे अगर से किसी कारणवश अगर से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता है तो इसमें इस टाइम में ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे 33 में यह बात की गई है। फिर 34 है मार्शल सैन्य शासन की स्थिति में भी कोई अधिकार पर रोक नहीं लगाई। मतलब जब सैन्य शासन लगता है हमारे देश में तो उस समय भी अलग उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा, इसकी बात की गई है। फिर है अ, फिर है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के सॉरी आर्टिकल 35 कहता है संसद को विशेषाधिकार है कि वह कुछ कानून बनाए। यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि संसद को, देखो संसद को तो कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे जो राज्य स्तर पे जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, विधानसभा है, तो इनको ऐसा नहीं है कि तुम कानून बना सको, लेकिन संसद के पास में है कि कानून बनाने का अधिकार है। ओके, तो हमने देखा है, हमने कहाँ से देखे, धार्मिक स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या बात कही गई है, 25 में किस प्रकार की बात की, धार्मिक प्रचार प्रसार की बात की गई है। फिर 26 से धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की बात की गई है। प्रबंधन के माध्यम से हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति को हायर किया जाएगा कि भैया तुम एक मंदिर को संभालो, उसका प्रचार, उसे चल चल के माध्यम से चलाओ बढ़िया व्यवस्थित रूप से, इस प्रकार की बात 26 में कही गई। फिर है 27। 27 क्या कहते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए कर से छूट है। धार्मिक कार्यों के लिए कर से छूट जहाँ 27 कहता है, 27 कहता है कि भैया हाँ, एक धार्मिक स्थान के लिए हम कर प्रोवाइड करवाएंगे, इस प्रकार की यहाँ पे बात की गई है। फिर है 28। 28 में यहाँ पे शैक्षणिक स्तर पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसकी बात की गई है। ओके, फिर है सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई है, उनकी भाषा लिपि की बात की गई है। तो ये कहाँ पे आर्टिकल 29 कहता है। फिर आर्टिकल 30 कहता है वहाँ पे शैक्षणिक संस्था उनके लिए प्रोवाइड किया जाए बढ़िया से। ओके, इस प्रकार की बात की गई है। ओके, फिर तो हमने देखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 32 तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के तहत हमें दिखाई देता है। ओके, इस बीच में हमने पढ़ा था 30 के बाद 31 पढ़ा था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 44वें संविधान 1978 के तहत में समाप्त कर दिया गया था, इसकी बात की गई थी। फिर है यहाँ पे विशेष प्रावधान दिया गया, कोई देश में अगर से कोई सशस्त्र बल वगैरह लगता है, प्रतिबंध लगता है, तो हाईकोर्ट नहीं जाया जाएगा। फिर मार्शल लॉ के तहत भी ऐसा हाईकोर्ट नहीं जाएगा। संसद को वही विशेष अधिकार है कि वह कानून बनाए, इस प्रकार की बातें हमने देखी। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्लासेस कैसे लग रही है आप जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और आने वाली क्लास में हम और भी बाकी सारे आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू।